साथियों, आज हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम सर हैं और परिचय के मोहताज नहीं है, आप सब लोग जान रहे होंगे। आज हमारा इलाहाबाद आना हुआ किसी काम के सिलसिले में, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम विक्रम सर के स्ट्रगल और विशेष रूप से जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है वहाँ पर हमारे समाज के जो बहुजन समाज के ओबीसी SC ST के स्टूडेंट हैं उनके साथ किस तरीके से व्यवहार होता है या क्या उनको समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, और हमारे समाज के जो प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, वो किस तरीके से उन समस्याओं को फेस करते हैं और किस तरीके से हमारे लोग सर्वाइव करते हैं, क्यों हमारे स्टूडेंट कॉलेज ड्रॉप आउट करते हैं ज़्यादा संख्या में, और क्या कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे समाज के अंदर यूनिवर्सिटी की तरफ जाने यानी कि हाई एजुकेशन में हमारे समाज के युवाओं को जाने की ललक बढ़े और उनको उसके लिए कुछ सहूलियतें कैसे मिल सकती हैं। तो उस पर हम लोग बात करेंगे, कुछ चीज़ें इसमें साथ में और भी ऐड हम लोग करेंगे। तो ये एक टॉक शो होगा, विद्रोही का टॉक शो आप कह सकते हैं, विक्रम सिंह का टॉक शो आप कह सकते हैं, और ये एक स्वस्थ चर्चा हम लोगों की है क्योंकि हम लोग कोई पत्रकार तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। जय भीम सर। जय भीम। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं कि मैंने आपके बारे में काफ़ी सुना, हम लोगों की चर्चा भी होती रही है, तो शुरुआत करते हैं क्योंकि हम लोगों की लड़ाई सोशल जस्टिस की रही है। आप भी फाइट कर रहे हैं, हम भी एक कोशिश कर रहे हैं, और विशेष रूप से जो कास्टिज्म है वो मैंने तो उस लेवल पे नहीं झेला है, मैं उसको झूठ नहीं कहूँगा। कुछ एक चीज़ों को हमने महसूस किया, वो जब 2017 में हमारी अरेस्टिंग हुई और एक वो भी विशेष जाति के SHO के द्वारा उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो पहली बार मुझे पता चला कि भाई कास्टिज्म जैसी कोई चीज़ होती है। लेकिन जब मैंने आपकी चीज़ों को पढ़ा, आपकी हिस्ट्री को, और कई बार आपके बयान वगैरह जो हमें मिले, तो उसमें हमने देखा कि आपने इन चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा नहीं बल्कि खुद उसको महसूस किया है। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, जाति का तो जो सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं माँ के पेट में ही था तभी से मुझे लगता है कि जातीय चेतना मेरे दिमाग में आई होंगी, क्योंकि माँ के पेट से जन्म लेने के बाद जो माहौल हमारे यहाँ पे था वह माहौल ऐसा था कि सभी लोग बंधुआ मजदूर थे। एक भी पर्सन ऐसा नहीं था कि जो कोई बड़ा पद पे हो, कोई सरकारी नौकरी करने वाला हो, तो सब बंधुआ मजदूर थे। तो हमारा जो एरिया था वही हमारे लिए सब कुछ था। वैसी जीवन में अब जब सभी लोग बंधुआ मजदूर हैं और सभी लोग ज़मींदारों के यहाँ काम कर रहे हैं, अपर कास्ट जो ठाकुर होते हैं वहाँ काम कर रहे हैं, तो चेतना भी वैसे ही थी। उनको मार दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी औरतों को रेप कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको खाने के लिए जूठा दे दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह के अपमानजनक वातावरण में मेरा जन्म हुआ। और खाने का माहौल तो आपने कई बार मैंने ये बात लोगों को बताई भी है, अभी भी बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे खाने का, अब चूँकि जब बंधुआ मजदूर थे खाने को होता नहीं था, खेत किसी के पास ज़्यादा था नहीं, तो उस ज़माने में पैदावार भी ठीक ढंग से नहीं होता था, तो ज़्यादातर लोग चोरी करते थे। मेरे पिताजी चोरी करते थे, चोरी करके सबको खिलाते पिलाते थे। अब चोरी से आप कितना दिन अपना पेट पालोगे? तो क्या होता था कि फिर चोरी के साथ वो मरे जानवर का एक चलन था हमारे यहाँ पे कि मरे जानवर आते थे, उससे लोग खाना पीना खाते थे। तो हमारे सभी लोग खाते, तो हम बच्चे थे, हम भी खा लेते थे। हमको भी नहीं पता चलता था कि मरे जानवर का मांस खाना अच्छा है, क्योंकि स्वस्थ जानवर का मांस तो खाया ही नहीं था। भाई आप कंपेयर तो तभी होगा ना जब आपने उस ज़िंदगी में जिया हो। अगर ए है तो बी पता चलेगा। जब मैं ए ही देख रहा हूँ तो बी का तो पता ही नहीं था। तो यही नहीं पता था कि इससे अच्छा भी खाना मिलता है। हमको तो लगता था कि वही खाना सर्वश्रेष्ठ खाना है, सबसे अच्छा खाना है, तो वो खाते थे। और हमारे भैया थे तो वो, चूँकि दुनिया, हमारा देश केवल वही चमरोटी थी जी, हाँ, उसके बाहर तो कभी किसी ने देखा नहीं, और जो देखे होंगे वो मजदूर के रूप में गए थे। तो हमारे बच्चों के लिए तो वही घर था, वही देश था, वही भारत था, वही सब कुछ था, वही वर्ल्ड था। तो वहाँ पे मेरे भैया चूहा मार के खाते थे तो हम भी खाते, भैया चूहा खाते थे तो हम भी खा लेते थे। अच्छा, हमारी दादी गुबराह रोटी बनाती थी
तो हम गोबर का रोटी ये होता था कि गुबराह रोटी तो थोड़ा सा डिटेल बताइए। हाँ, गुबराह रोटी मतलब ये था कि देखिए, चूँकि खाने को किसी को नहीं होता था, तो हमारे इस पूर्वांचल में, पूरे पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ, मतलब केवल हमारे गांव की बात नहीं है, जो चमार बिरादरी के लोग थे वो क्या करते थे कि ज़मींदारों के यहाँ काम करते थे, तो जो भैंस या जो बैल है, जब गेहूं को चलते थे, मतलब पैर चला करके, तो वो गेहूं निकलता था, तो जो बैल थे या गाय थी, वो या भैंस थी, वो गेहूं खा लेते थे। तो कई बार वो कि जो गेहूं तो छोटा सा दाना होता, वो पचता तो है नहीं, डाइजेस्ट नहीं होता, वो तो खड़े रूप में ही रहता था। तो जो गोबर आता था स्टूल के रूप में, भैंस से या गाय से या बैल से, तो उस गोबर को लोग साफ करते थे। साफ करने के बाद जो गेहूं निकलता था, उसको साफ करके जो रोटी बनाते उसी को गुबराह रोटी कहते हैं। अब जरा सोचो कि आपने हमको जानवर बना कर रखा, मतलब हमको ये भी नहीं पता था कि खाना कैसा होता है, हमको तो बस गुबराह रोटी पता था। और चूँकि हमारी जो आजी थी, मतलब हमारी दादी थी, उनके मायके से आता था, नात रिश्तेदार से आता, यही आता ही था गुबराह रोटी का। इतना बुरी स्थिति थी, और देखो सब चाव से खाते थे, किसी को बुरा भी नहीं लगता था कि हम ये खा रहे हैं और ख़राब लगता हो, तो वो पूरे एरिया के लोग खाते थे, और हम भी खा लेते थे। मुझे भी नहीं पता था कि ये खाना नहीं खाना चाहिए, कितना ख़राब खाना है। और इसके बाद जब आप ये खाते, आप बताओ, आप जब ये खाना खाते हो तो आप अपर कास्ट से कहाँ तुलना कर सकते हो? जो ये बार बार आरोप लगाते हैं कि इनको रिजर्वेशन मिल रहा है, इनको ये मिल रहा है, इनको ये सुविधाएं मिल रही हैं, इनकी मेरिट नहीं है। अरे भाई, तुम कभी गोबर रोटी खा कर देखो ना मेरे साथ, बिल्कुल, कभी चूहा खा कर देखो, फिर हमको बताना कि क्या नाम है, ज़िंदगी कैसे जी जाती है। इतना ही नहीं था, मरे जानवर का हाल और बुरा था। अच्छा। इतना बुरा था कि यह देश, मैं हमेशा कहता हूँ, ये देश नहीं है, ये एक कत्लगाह है। क्यों कत्लगाह है? क्यों ये देश नहीं है? क्यों मैं ये कहता हूँ कि जो बाबा साहब के शब्दों में कि ये होमलैंड नहीं है? क्यों नहीं है? आप ये बताओ कि जब जानवर मर जाते थे, तो हमारे यहाँ पे एक जगह है, उसको कहते हैं छिछलिया पार या डिग्घा कहते हैं, जहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेस होता है किसी भी गांव में कि बड़े जानवर को फेंक देते हैं ना, तो वहाँ फेंक देते थे। और चमरौटी अगर आसपास रहती थी तो जानवर मरा है कैसे पता चलता था? उनको तो पता नहीं चलता था, कभी गाड़ देते थे ज़मीन में, कभी फेंक देते थे। तो जब चील थे ना, चील तो बहुत दूर से, चील जब वहाँ पे आकर के, किसी भी मरे जानवर पर देखिएगा चील पहले आते हैं, तो चील को उड़ते देख करके, हमारे यहाँ पर रेवते कहते हैं, मैं उड़ने को रेवते कहते हैं, मैं चील को उड़ते देख करके वो समझ जाते थे कि हाँ मरा जानवर। अब उसके बाद चमारों के जो बस्ती थी, वहाँ के लोग दौड़ते, गांव है मड़हा, हमारे गांव का नाम है गोधना, तो मड़हा और गोधना के लोग दौड़ पड़ते थे जो बहुत ज़्यादा भूखे रहते थे, और जब चील वाले जानवर को काट करके ये लाते तो खाना बनाते थे। ये हमारा इतिहास रहा है। आप बताओ कि ऐसे इतिहास में जन्म लेने वाले व्यक्ति की ज़िंदगी में ये जो समस्या आई है, आप बताओ वो उसकी सोच कहाँ तक जा पाएगी? आपने तो सोचने के लिए कुछ जगह ही नहीं छोड़ी। सही बात है ना? पढ़ाई की तो बात ही नहीं थी। क्या कभी ऐसी कल्पना मन में आई या आती होगी कि मान लीजिए कि हमारे साथ हमें गुबराह रोटी खानी पड़ती है या मरे जानवर का, बाकी जो लोग हैं अपर कास्ट या जमींदार, उनके साथ ये सारी सुविधाएं हैं, तो ये भेदभाव क्यों है, ये विभेद क्यों है? क्या हमारी दुनिया अलग है या उनकी दुनिया अलग है, या हमें ऐसे ही जीने के लिए मतलब हमारे कर्म में लिखा है? दुनिया अलग है। ये तो इसका सबसे अच्छा जवाब तो हिंदू धर्म को देना चाहिए। भाई हिंदू धर्म ने हमको बताया ना कि तुम मरे जानवर का मांस खाओगे, तुम चूहा खाओगे, तुम चमार हो, तुम चमरौटी में रहोगे, तुम अलग रहोगे। हमको किसी धर्म ने तो नहीं बताना, इस्लाम ने बनाना, सिख ने बताना, यहूदी बना, तुमने हमको बताया। इसलिए हम हिंदू धर्म से नफरत करते हैं। मुझे हिंदू धर्म से घृणा इस बात का है। मैं अपने आप को कभी हिंदू मानता ही नहीं।
ये मजबूरी है या सरकार ने हमें फोर्सफुली कह रखा है कि आप किस धर्म के हो, तो लिखना पड़ता है। लेकिन आई कंसिडर माई सेल्फ एज नॉट अ हिंदू पर्सन। मैं अपने आप को कभी हिंदू नहीं मानता और ना मानने की बात सोचता हूँ, क्योंकि ये उन लोगों ने हमें दिया है। और कमाल की बात है कि ये दुनिया कहती है कि तुम हिंदू हो, तुम मेरे साथ खड़े रहो, तुम पूजा पाठ करो और सब कुछ करो। आपको पता है एक डॉक्यूमेंट्री वायर में है, हमारी डॉक्यूमेंट्री मेरे ऊपर बनी है, आप उसको देख सकते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट्री में मैं कह रहा हूँ कि मैं शिव का बड़ा भक्त था और सचमुच में ये बात थी। अच्छा। लेकिन जब मेरे पिताजी कहते थे हनुमान चालीसा पढ़ो, हमारे पिताजी हिंदू देवी देवता को रखते थे, घर में रखते थे। जब हमको ये समझदारी आई, मुझे नहीं पता कि किस क्लास में, मुझे ऐसा लगता है कि 5वीं और 6वीं की बात रही होगी, जब मुझे इस बात की समझदारी आई कि जो हमारे साथ हो रहा है, मैंने 5वीं 6वीं तक हमको लगता था कि हमारा जीवन यही है। अच्छा। हम कभी ये सोचते ही नहीं थे कि इससे बाहर की भी दुनिया होती है। अच्छा, स्कूल के अंदर भी क्या कुछ इस तरह की चीज़ें मतलब होती थी कि भाई चमार है या दलित है, बिल्कुल बिल्कुल वो अलग बैठेगा, अलग पार्टीशन होगी, अलग बैठने के लिए मैं बंगाल में, मेरे पिताजी बंगाल चले गए थे, नक्सलाइट आंदोलन में शामिल हो गए थे जी। तो जब पिताजी बंगाल चले गए तो हमको लेकर के, मेरी माँ को लेकर गए। तो उस वक्त हमको ये नहीं पता था, लेकिन ये था कि जैसे यूपी में चमरौटी है, बभनौटी है, वो बंगाल में भी ऐसा ही था। अब मेरे पिताजी जॉब करते थे तो एक माझे पड़ा था जहाँ पे आदिवासी रहते। आज मुझे समझ में आता कि आदिवासी हैं, तब हम ये सोचते थे कि वो डिग्रेडेड लोग हैं। अच्छा। वो हमसे, मैं चमार हूँ, मैं खुद ये सोचता था कि वो हमसे ख़राब लोग, क्योंकि उनके घर में हिंदू धर्म की हाँ ये खूब हमारे दिमाग में चेतना थी कि अच्छा हम सुअर खाते थे तो हम लोग छुपा के खाते थे, है ना, चमरौटी में खाते थे, सबको पता था, लेकिन बाहर के लोगों को बताते नहीं थे। आदिवासी खुलेआम खाते थे, तो सुअर खाना ऐसा लगता था कि बहुत ख़राब चीज़ है, तो वो खाते थे खुलेआम, तो हम सोचते थे वो बहुत ख़राब लोग हैं, खाते खुद भी थे है ना। तो वो उसको कहते थे माझी पाड़ा, है ना। पाड़ा मतलब प्लेस होता है, जगह होता है। तो अच्छा उसके बाद हाड़ी पड़ा था, हाड़ी मतलब मेहतर। तो एक कॉलोनी ऐसी थी जहाँ पे केवल मेहतर लोग रहते थे। अच्छा। बंगाल की बात बता रहा हूँ, जहाँ पे कम्युनिस्ट आंदोलन रहा है, जहाँ पे नक्सलाइट आंदोलन रहा है, जहाँ पे बहुत कुछ रहा है। उस बंगाल की रिजिडिटी की बात बता रहा हूँ, जिसको दिखाई नहीं पड़ता, मुझे दिखाई पड़ा अब जब मैं JNU में आया तब पता चला। अच्छा, उसी पे लेबर कॉलोनी था। लेबर कॉलोनी, चूँकि पिताजी लेबर थे तो इसलिए लेबर कॉलोनी मिला। तो लेबर कॉलोनी के पास ही हाड़ी पड़ा था। एक सौताल, मेरी माँ सौताल कहती थी, अब मुझे सौताल की सौताल नहीं था, वो संथाल पड़ा था, संथाल, है ना। और मेरी माँ को पता नहीं था, लेकिन हम भी सोचते थे कि पता नहीं सौताल क्या में मतलब बोल नहीं पाती थी तो सौताल बोलती थी, लेकिन वो संथाल पड़ा था। तो संथाल भी एक आदिवासी थे, तो उस कॉलोनी में ना, उस एरिया में कॉलोनी वाले मकान, एक घर बटे थे। तब हम इस बात को नहीं समझते थे, लेकिन जो हाड़ी पड़ा था उसमें मेरा जाना आना था। तो मैं हाड़ी पड़ा की एक ऐसी कहानी बता रहा हूँ जिसमें मैं इसलिए हिंदू धर्म से नफरत करता हूँ कि एक हाड़ी समाज के, मेहतर समाज की महिला थे, वो मछली रखी थी और उसके घर में उनके पति से झगड़ा हो रहा था और उसी झगड़े में मैं पहुंच गया। तो मैंने झगड़े में ये देखा कि जो मुर्गी बहुत पाल रखे थे, तो मुर्गी जो है ना, वो मछली को चोंच मार करके खा रही है, मतलब जूठा कर रही है, और फिर उसी खाने को वो लोग खा गए। अब ये चीज़ें बड़ी अजीब थी मेरे लिए कि तब मैं थोड़ा समझदार होने लगा था कि देखिए कैसे हिंदू धर्म ने आपको जानवर से भी नीचा कर रखा। हाँ, मतलब जानवर का जूठा खाया जा सकता है। अगर कुत्ता किसी बर्तन को जूठा कर दे तो उसको साफ करके उसमें खाना खा सकते हैं, उसको घर में रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी दलित ने उसको टच कर लिया, ठीक है, तो वो मतलब फिर उसके योग्य नहीं रहा। और तो और मैंने कई जो वाल्मीकि समुदाय के लोग थे हमारे घर में, मैंने देखा कि वो आए टॉयलेट तो हाथ डाल करके टॉयलेट साफ कर रहे थे। जब ये सीन देखा मैंने, क्योंकि मैं तो कभी देखा नहीं था, मैं जब अपनी आँखों से देखा तो
मैंने ऐसा लगा कि वो नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ, मैं मर गया था ऐसा उसकी व्यवस्था को देखकर। बेटा था पानी लाना तो ऐसा लग रहा था कि वो जो व्यक्ति था जो मैंने आपका हाथ डाल करके टॉयलेट साफ करा था, मैं उसकी चेतना की बात कर रहा हूँ। तो देखिए हिंदू धर्म ने कैसा हम सबको अलग कर रखा है। पहली बार हमको ऐसा लग रहा था कि मैं उसके साथ खाना नहीं खा पाऊँगा। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जो खुद ही इतना डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। मैं क्या हुआ कि उसको ये एहसास कराने के लिए, वाल्मीकि समुदाय के आदमी को ये एहसास कराने के लिए कि तुम हमसे अलग नहीं हो, हमने तुम्हारा दुख झेला है, उस लड़के के साथ मैंने अपने थाली में खाना खाया। हालांकि मेरा मन नहीं था बिल्कुल, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो टॉयलेट साफ कर रहा था। तो ये जो दुर्दशा हिंदू धर्म ने कर रखा है कि आप एक आदमी को या इन जो सो कॉल्ड इन जातियाँ, उन जिसे सर्विस कास्ट का लें, जो भी, इनको आपने जानवर से भी बदतर बना कर रखा है ना, जानवर से भी। कि आप कोई आदमी अपना टॉयलेट जो है अपना तो साफ कर सकता है, लेकिन दूसरे का टॉयलेट कभी साफ, अपने सगे बेटे का टॉयलेट बड़ा हो जाएगा तो साफ नहीं करेगा। और आपने मजबूर कर दिया कि दूसरे के टॉयलेट को अपने हाथ से डाल कर साफ कर। आपने कौन सा मैंने विधान बना दिया। सोचने में भी एक अजीब लग रहा है। मैं इतना उस समय से मुझे हिंदू धर्म के प्रति बड़ी नफरत हो गई। और ये नफरत लगातार बढ़ती जा रही। कभी मतलब क्या ऐसा भी होता था कि उस समय या उस क्षेत्र में जहाँ जहाँ आप रहे हों, कहीं भी किसी भी जगह पर कभी ऐसा हुआ कि जो शेड्यूल कास्ट है या आदिवासी है या कास्ट वाइज जैसे चमार है, मेहतर है या धोबी है या कोई भी कास्ट जो भी है जिसको अनटचेबल माना गया, उसके लिए कुछ रूल्स अलग से बने हों कि भाई पहनने को लेकर ड्रेस कोड है या खाने को लेकर या रहने की व्यवस्था को लेकर? रहने की व्यवस्था तो मैंने बताया कि अलग अलग रहते थे। हाँ। खाने की भी मैंने आपको बताया कि लोग ऐसे खाना खाते थे, लेकिन ये मैंने किसी को नहीं देखा डिक्टेट करते कि तुमको ऐसे ही रहना है। हमको लगता है कि वो स्वभावतः वैसे रहते, स्वभावतः हो गया, क्योंकि उनके अंदर इंटरनलाइज कर लिया था वो गुण को। हाँ, मान लिए थे कि हमारा जीवन है, यही हमको ऐसे ही रहना। हाँ, उससे बाहर जब आप निकलते थे तो लोग चिढ़ाते थे। जैसे मैं एक लड़की बड़ी सुंदर थी और वो माझी बिरादरी की थी, आदिवासी बिरादरी की थी। तो हमारे दोस्त ना उसको चिढ़ाते थे और गाली भी देते थे। सुंदर भी थी और गाली भी देते थे। हमारी बिरादरी का एक लड़का था जो डॉक्टरी की तैयारी कर रहा था, मतलब प्रॉपर MBBS की नहीं करता, नहीं, गांव में किसी डॉक्टर के पास प्रैक्टिस करना शुरू कर लिया। तो हमारे दोस्त ठाकुर थे, वो क्या नाम है, उसको चमारिया कहते थे। अच्छा। और चमार चूँकि मैं भी था तो मुझे पेन होता था, लेकिन दोस्तों के भाव में बह करके मैं भी उसको बोल देता था कि देखो साला बड़ा चश्मा लगा जा रहा है। हमारा दोस्त था संजय यादव, वो मुझे, जब मैं पढ़ता था तो मुझे एक फिल्म आई थी, फिल्म का गाना था ओमारिया, मिथुन चक्रवर्ती किसी ने गाया, ये गाना देखिएगा, ओमारिया किसी लड़की का नाम है। तो वो हमको देखता था, कहता वो चमारिया। तो मैंने ये पाया कि जो हायरार्की है कास्ट का, वो बहुत साफ दिखाई पड़ते थे कि हर जाति दूसरे जाति को हीन समझती थी या बड़ा समझते थे। तो जो ठाकुर था यादव को नीचा समझता था, यादव चमार को नीचा समझता, चमार आदिवासी को नीचा समझता था। और मुझे लगता है कि अगर आदिवासियों में हम घुसे तो वहाँ भी, जैसे सेमा ट्राइब है, वो ट्राइब में, मैं आसाम में प्रोफेसर था तो मैं देखता था कि वो अपने आप को ऊंचा मानता है। तो दीमा ट्राइब वाला इथनिसिटी की प्रॉब्लम। तो इस तरह से हिंदू धर्म में बांट दिया गया कि आदिवासी को भी एक नहीं रहने दिया, दलितों को भी एक नहीं रहने दिया और OBC को भी एक नहीं रहने दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सब उसके शिकार हैं और सब उसका विरोध नहीं करते। सब शिकार भी हैं, विरोध भी नहीं करते। वो बलात्कार भी हो रहा है देवदासी के माध्यम से, चाहे किसी प्रथा के माध्यम। आप देखो आज के डेट में 90% लड़कियां, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मैं बात बता रहा हूँ, कल परसों एक हमारा छात्र था आकर हमको बताया, रिपोर्ट दिया कि 90% SC ST OBC की लड़कियां का जो बॉयफ्रेंड है
वो अपर कास्ट है या फिर पंडित है या ठाकुर है। अभी वह तो कहीं लिखा नहीं है। और ये लड़कियाँ अनपढ़ तो नहीं, मैं बीए और एमए और पीएचडी के बच्चों को पढ़ाता हूँ। आप जरा सोचो, ये हाईली क्वालिफाइड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, फिर ऐसा क्यों है? और ऐसा भी नहीं है कि लड़कियां जानती नहीं है, जानती नहीं। अब मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम प्यार मत करो, मुझे प्यार से प्रॉब्लम नहीं है, आप प्यार करो, सब कुछ करो, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये है कि आप जाति को देखकर जब प्यार करते हो तो मुझे प्रॉब्लम होती है। आप जाति को देखकर प्यार करते हो, फिर आप जानते हो कि आदमी शोषण हमारा कर रहा है। अच्छा, आपके क्षेत्र में ये तो हो गया कि जो सवर्णों का व्यवहार था, लेकिन हम केवल एक पहलू को देख करके समाज को सही आईना नहीं दिखा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवर्णों के व्यवहार को हमने समझा, लेकिन जो बैकवर्ड की जातियाँ थीं उनका क्या रवैया रहा? मैंने बताया, मेरा जो गांव है यादव बहुल इलाका है। अब क्या हुआ कि जब मैंने आंखें खोली तो जो अपर कास्ट ठाकुर और पंडित करते थे वही व्यवहार यादव लोग करते थे। अच्छा, ऐसा क्यों? इस पे कभी बातचीत उनसे या कोई? नहीं, वो उनसे बातचीत करने पे ये ऐसा महसूस होता था कि वो अपने आप को सवर्ण मानते हैं, या अपने आप को, असल में उनकी गलती नहीं है, ये कास्ट की प्रॉब्लम है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं कि ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी नहीं है, असमानता नहीं है, ग्रेडेड असमानता है। तो वो असमानता, जैसे मैं यादव से मिलता हूँ तो वो यादव मानते हैं कि जजमान बड़े हैं। अब मैं अभी एक हफ्ता पहले की बात है, मैं कुछ ठाकुरों के साथ था, अपर कास्ट ठाकुरों के साथ था। मेरा एक काम था, मैं एक वकील हैं, पंडित जी हैं हमारे, तो जब मैं उनके पास गया तो ठाकुर लोग कह रहे कि पंडित का दर्शन हो गया तो काम बन जाएगा, आप हमारे जजमान हैं। मैं किसको बोलते हो? ठाकुर को देख रहा हूँ, हालांकि पावर वो कम नहीं है, लेकिन पता नहीं उनके मुंह से जब मैंने सुना कि आप हमारे जजमान हैं, तो ये कौन बोल रहा है? हमारे यहाँ का सबसे दबंग ठाकुर था। अच्छा। जो उस पंडित से 100 गुना आगे है। उनके अपने कॉलेज हैं, उनके अपनी फैक्ट्रीज हैं, उनकी अपनी व्यवस्था है। वो ठाकुर जा करके पंडित से कह रहा है, उस पंडित की औकात नहीं है पैसे के मामले में, एक गरीब ब्राह्मण। हाँ, लेकिन एक गरीब ब्राह्मण को ये कह रहा है कि आप हमारे जजमान हैं, आप मेरे ये हैं। तो क्या है ना कि पहले पंडित हुआ, फिर ठाकुर हुआ, फिर वैश्य हुआ, है ना? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अब फिर ओबीसी जो शूद्र है, अब शूद्रों में भी जैसे शूद्र में जैसे यादव, पटेल या कुर्मी, अब कल मौर्य का, लगभग ये इनकी बराबरी की जमात है। यादव और पटेल लगभग बराबर, ये दोनों एक दूसरे से अपने को कम नहीं समझते, लेकिन ये मानते हैं कि हमसे नीचे चमार है, हमसे नीचे निषाद है, हमसे नीचे। तो उनके दिमाग में बात, वो पावर वाला जो स्ट्रक्चर वो बना रहता है, तो उस पावर के स्ट्रक्चर से वो बिहेव करते हैं। तो उन्होंने हमारे साथ ऐसा बिहेव किया। तो कुल मिलाकर के ये समझ आता है कि जो हिंदू धर्म है, हाँ, असल में वो सही मायने में ब्राह्मण धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में उसका अगर आप लोगो देखेंगे तो उसमें भी सारे जो धर्मों के नाम लिखे हैं, तो वहाँ हिंदू या सनातन नहीं लिखा हुआ है, वहाँ ब्राह्मणिज्म लिखा गया है। और इसी आधार पर ब्राह्मणों ने दयानंद जो सरस्वती जी थे उनको हिंदू धर्म का वक्ता यानी प्रवक्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया था कि भाई एक कायस्थ जाति का किस आधार पर हिंदू धर्म का प्रवक्ता हो सकता है या धर्माचार्य हो सकता है। तो ये कुल मिलाकर के अगर हम सीधे देखें तो सारी चीज़ को समझने के बाद ये निकल के आता है कि भाई हिंदू धर्म नहीं है तो ब्राह्मण धर्म हुआ, कि ब्राह्मण सुप्रीम है, उसके अनुसार ही व्यवस्था सारी चलेगी, वो ऊपर है, हाँ, बाकी जो भी है उससे नीचे है, सब नीचे। हाँ, ये सब मानते भी हैं, हाँ, मानते भी हैं। आश्चर्य की बात है, वो मानते हैं कि ठीक है तुम ऊपर हो, मैं नीचे हूँ। जबकि संविधान ये कभी नहीं कहता है कि, संविधान कहता है कि हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपको समाप्त करना है जी। आपको नहीं मानना है कि आपके सब इक्वल हैं, आपको भी नहीं मानना, हमको भी नहीं मानना। ये एक सिद्धांत है, संप्रभुता का सिद्धांत। संप्रभुता का मतलब पॉलिटिकल साइंस में ये होता है कि आप किसी भी देश के आंतरिक और बाह्य पे कि कोई दूसरा देश अटैक नहीं कर सकता है। ये तो देश के मामले में है, लेकिन शरीर भी हमारी संप्रभु है। हम ये ह्यूमन राइट्स
की बात है, या थॉमस पेन ने फ्रांस में जब संविधान की घोषणा की थी, उसने राइट्स ऑफ मैन लिखा था, तब संप्रभुता की बात की। तो मैं भी संप्रभु हूँ, आप भी हैं, हम भी आज़ाद हैं, आप भी आज़ाद हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जब धर्म की बात आती है और ख़ासकर हिंदू धर्म की बात आती है, तो सारे जितनी भी जातियाँ हैं, ब्राह्मण को छोड़कर सब ये मानते हैं कि ब्राह्मण सर्वोच्च है और हम गुलाम हैं। हम गुलाम हैं और उनकी बात माननी पड़ती है, माननी पड़ती है। श्रेष्ठ है। हाँ, वही सभ्यता आज भी बनी चली आ रही। चाहे आरएसएस में कभी दूसरी बिरादरी के लोग अध्यक्ष नहीं बने, ज़्यादातर अध्यक्ष वो बने जो ब्राह्मण हैं। उसमें भी चितवा बने ब्राह्मण। हाँ, उसमें भी। और आश्चर्य की बात है कि अगर आपको बनाया भी किसी तरह से, जैसे बंगारू लक्ष्मण को उन्होंने बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया, तो बनाया क्यों? तो मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो हमारा शरीर है ना, ये मोबाइल की तरह है, और जो चिप है वो जो मोबाइल का सिम कार्ड है, ये जो सिम कार्ड है जिसे हम चिप कहते हैं, वो सिम कार्ड दरअसल ब्राह्मण है। हमारे दिमाग में ब्राह्मण का सिम कार्ड लगा है, शरीर मोबाइल है। तो हमारा दिमाग कैसे काम करता है? ब्राह्मण के हिसाब से काम करता है। मोबाइल में जिसका भी सिम लगेगा, एयरटेल, तो आप 1 लाख, हमारा ये मोबाइल ईयरफोन आईफोन है, 1,06,000 का मोबाइल है। ये मोबाइल बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि इसमें सिम जो लगा है वो आइडिया का है या एयरटेल का है। तो काम किसके आधार से करेगा? आइडिया एयरटेल के हिसाब से करेगा। तो शरीर चाहे कितना भी बलशाली हो जाए, हम चाहे कितना भी बलशाली, लेकिन अगर आपके जो सिम है, अगर ब्राह्मणवादी सिम लगा है, तो आप उसी के हिसाब से काम करें। तो भारत के हर व्यक्ति के अंदर, हर हिंदू धर्म के अंदर ब्राह्मणवादी सिम लगा हुआ है, और हर व्यक्ति उसी सिम के आधार पे काम करता है। चाहे वो यादव हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे पंडित हो, चाहे चमार हो, चाहे पासी हो, चाहे तेली, चाहे तमोली, सब लोग काम करते हैं। इसीलिए भारत में कभी क्रांति हो नहीं पाई, जिसको बाबा साहब ग्रेडेड इनइक्वालिटी कहते थे। और जब तक ये ग्रेडेड इनइक्वालिटी समाप्त नहीं होगी, तब तक ये उम्मीद करना बेकार है। चाहे संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, चाहे इस देश का संविधान और भी अच्छा हो जाए, लेकिन जब तक ये हिंदू धर्म रहेगा, इस देश में इनइक्वालिटी रहेगी। अच्छा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के सफ़र तक, क्या कहीं भी कास्ट आड़े आई? शुरू से आ रही है। प्राइमरी में भी आई, सेकेंडरी में भी आई, मैंने हाई स्कूल में भी आई, बीए में भी आई, एमए में भी आई। एमए में हालांकि मैं जेएनयू में था, और एमफिल, पीएचडी और प्लस अभी मैं प्रोफेसर हूँ, तब भी आ रही। जाति है कि मैंने मेरे एक कविता मैंने लिखी थी कि चैम्बर में लगी है मेरे नाम की तख्ती। अक्सर मैं बोलता हूँ, चैम्बर में लगी है मेरे नाम की तख्ती, लिखा है प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम हरिजन। अब साथियों, कुछ लोगों को नींद नहीं आती। तो जैसे आपका फोल्ड क्या है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था क्या है कि आपको मरे जानवर का मांस खाना है, आपको गंदा कपड़ा पहनना है, आपको गाली देना है, आपका लैंग्वेज गाली। जैसे इस फोल्ड से आप बाहर आते हैं, ब्राह्मणवाद को बेचैनी होने लगती है। मतलब कि प्रोफेसर विक्रम हरिजन महंगे कपड़े, महंगा मोबाइल लेकर के और ऊंची चेयर पे जब बैठते हैं तो लोग देखने वाले को चुभते। क्यों? क्योंकि ये फोल्ड, हमारे लिए फोल्ड क्या था? आपका देश क्या था? आपका देश वो चमरोटी थी। आपका खाना क्या था? गोबराहा रोटी। आपका वस्त्र क्या था? फटे जानवर, फटा, है ना, कपड़ा, पैर में चप्पल नहीं। आप बताइए, मैं इस सारे फोल्ड को तोड़कर बाहर निकला, तो आप मुझे पहचाने क्यों? उनको लग रहा कि ये मेरा ट्रेन है। भाई, बादाम कौन खाएगा? पंडित खाएगा, चमार नहीं खाएगा। हाँ, अखरोट कौन खाएगा? पंडित खाएगा, चमार नहीं खाएगा। महंगी किताब कौन पढ़ेगा? पंडित पढ़ेगा, चमार नहीं पढ़ेगा। तो जब आप इस फोल्ड को तोड़कर बाहर निकलेंगे, तभी तो चुभते हैं। चप्पल पे चमाइन चले, सैंडल पे दुनिया, हाय मोरे रामा बदल गई दुनिया है। तो अब सैंडल पे धोबिन चलने लगी, दुनिया तो बदल जाएगी। चप्पल पे चमाइन। आप जरा सोचो, हमें चप्पल पे नहीं चलना था। इसका अर्थ क्या था कि आप चप्पल पे भी नहीं चल सकते, आप सैंडल पे नहीं चल सकते, है ना। हाय मोरे रामा बदल गई दुनिया। मैंने कितना अपराध हो गया इस धरती पे कि जो तथाकथित दलित समाज के लोगों ने चप्पल पहनना शुरू कर दिया। एक दलित समाज का, मतलब वो व्यक्ति जो गुबराह रोटी खाता था,
वो व्यक्ति जो मरे हुए जानवर का मांस खाता था, चूहा खाता था भून करके, मैला कुचैला कपड़ा पहनता था, वो व्यक्ति अगर प्रोफेसर बन गया है तो निश्चित तौर पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था या कथित जो धर्म बनाया गया है, उस धर्म के लोगों और ठेकेदारों, उसको मानने वाले, उसकी आज्ञा को फॉलो करने वालों के लिए निश्चित तौर पर ये एक अगर कहें तो कलयुग ही है कि एक व्यक्ति प्रोफेसर बन गया। घोर कलयुग है, घोर कलियुग है, घनघोर कलियुग है, कि जिसको मतलब होना चाहिए था कि भाई बेगारी करनी चाहिए थी। जिसको चाहिए था कि वो ऐसे करके, ऐसे कुकर करके ऐसे बैठ जाता उकड़े होकर के जमीन पर, और बाबूजी कुछ खाने को मिल जाए तो दे दो, है कोई काम हो तो बता दो, हम कर देते हैं, शाम को 1-2 रोटी दे दीजिएगा, या फिर आपका कोई जूता पॉलिश करना है, कोई कपड़ा धुलने को दे दो, या कोई जानवर नहलाना है, ऐसा करना हो दे दो, हमें भूख लगी है कुछ रोटी खाने को दे देना बदले में। वो स्थिति से निकला हुआ व्यक्ति या उस समाज से, क्योंकि ये एक तो अकेले हम बात कर रहे हैं अभी प्रोफेसर विक्रम हरिजन की, तो ये अकेले नहीं, एक व्यक्ति से जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो हम पूरे एक समाज को देखने के लिए कर रहे हैं। और ये इनके साथ नहीं अकेले है, ये भारत के अंदर रहने वाली जो 90% जो अर्जक जमात है, जो कमेरा जमात है, जो निर्मित करने वाली समाज है, जिसने इस पूरे राष्ट्र का निर्माण किया है, जिसने इस देश को पाला है, इवन उन लोगों को पाला है जो लोग ये कहते हैं कि जो भी है वो हमारे हिसाब से है और हमारे लिए, हमारे द्वारा है। यानी कि जो व्यवस्था बनी हुई है वो व्यवस्था हमारे लिए, हमारे द्वारा, और हमने बनाई है, इसलिए आपको उसे फॉलो करना है और जैसा हम कहेंगे वैसा आपको करना है। जबकि सच ये है कि जिन लोगों को हल्की मूठ पकड़ना वर्जित हो, जिन लोगों का शरीर या आत्मबल या धर्म इतना कमज़ोर हो कि एक अनटचेबल की परछाई उसके ऊपर पड़ जाए तो उसको नहाना पड़े, तो आप सोचिएगा कि वो कितना सख्तहीन समाज होगा या धर्म होगा या व्यक्ति होगा। लेकिन वो व्यक्ति जिसकी, या वो समाज, जिस समाज के शख्स की परछाई पड़ने से अगर कोई अनटचेबल हो जाता है, अछूत हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कि मोस्ट पावरफुल कौन है? मोस्ट पावरफुल वो व्यक्ति है जिसकी परछाई पड़ने से बदल गया कुछ, यानी कि वो अनटचेबल हो गया। जो पहले टचेबल था, यानी कि पवित्र था, वो अपवित्र हो गया। तो इस हिसाब से पावरफुल कौन हुआ? प्रोफेसर विक्रम हरिजन या इनके जैसे वो लोग जिन्होंने इन सारी चीज़ों को एक चुनौती के रूप में लिया और इस पूरे सफ़र को यहाँ तक तय किया। तो ये एक बड़ी लड़ाई है और आज से नहीं चली आ रही कि हम केवल ये देख रहे हैं कि विक्रम सर का जब से जन्म हुआ और उसके बाद ये यहाँ तक पहुँचे तब से नहीं, ये हज़ारों साल पुरानी की चीज़ें हैं। और मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, बहुत सारी कहानियाँ ऐसी भी हम लोगों ने देखी हैं कि किसी किसान, कमेरा या दलित के घर में जब शादी होती थी और जब दूल्हा आता था, बहू आती थी, तो कई जगह ऐसा होता था कि बहू को पहली रात भेजा जाता। हाँ, भेजा जाता था। तो ये चीज़ें रहीं और इसके खिलाफ जो है बड़ी लड़ाइयाँ भी इसी समाज ने लड़ने का काम किया है। ब्रेस्ट टैक्स था जी, आपको पता है कि दलित लड़कियों को अपना ब्रेस्ट खोल कर चलना पड़ता था। केरल की कहानी है। तो आप जरा सोचो कि कितना इन्होंने डिग्रेड कर रखा था कि आप ब्रेस्ट पे अपना तन भी नहीं ढक सकते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग की बात है कि जब इनको सेक्स करना होता था तब इनको छुआछूत नज़र नहीं आता था। हाँ, कई कहानियाँ इस तरह। देवदासी सिस्टम क्या है, दलित लड़कियाँ जाती थी, चाहे अब ब्राह्मण को जो बाकी लड़के जाते थे, तो सेक्स करते समय इनको गंदगी, बदबू। मैंने एक कविता लिखा था, क्यों नहीं होता दलित महिलाओं की योनि में छुआछूत। तो ये बिल्कुल सत्य है कि योनि में कभी इनको छुआछूत, कभी गंदगी, कभी बदबूपन दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जब साथ रहने की बात आती है, शादी करने की बात है, खाना, तब बदबूपन, तब गंदगी दिखाई पड़ता है। तो यही तो हिंदू धर्म है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो शिक्षा के संस्थान है, या हम कहें कि जहाँ से हमारे भारत का भविष्य तय होता है, हमारा भारत कैसा बनेगा, किस दिशा में चलेगा, कितना आगे बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें शैक्षणिक संस्थानों से तय होती हैं।
तो इन शैक्षणिक संस्थानों के अंदर जो ये कास्टिज्म है ये किस तरह काम करता है, और हमारे जो प्रोफेसर हैं 90% समाज के, और इन समाजों से आने वाले जो छात्र हैं इनको कैसे इसको फेस करना होता है? देखिए, इस सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं प्रोफेसर एस.के. थोरट कमेटी थी जो यूजीसी के चेयरमैन थे, प्रोफेसर एस.के. थोरट। उन्होंने कमेटी बनाई थी, उसका नाम है एस.के. थोरट कमेटी। वो कमेटी इसी बात को रेखांकित करती है। ये कमेटी बनी थी एम्स हॉस्पिटल के, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस दिल्ली के लिए। उस कमेटी ये कहती है, वहाँ पे MBBS के बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो कमेटी ये बताते हैं कि दलितों के बच्चे को, OBC के बच्चों को पीछे बैठाया जाता है। माना सीधे नहीं कहते होंगे कि तुम देखो, तुम OBC हो, तुम चमार हो, तुम पास हो, तुम पीछे बैठो, लेकिन एक बैठाने का तरीका समझ में आ जाता है ना कि भाई आपको किसको, आप जिसको ज़्यादा प्यार करोगे उसको आगे बैठाओगे, जिसको नहीं करोगे पीछे बैठाओगे। तो उसमें ये कमेटी रिपोर्ट ये बताती है कि लोग पीछे बैठाते हैं। और कमेटी ये कहती है कि जो सवाल पूछने की बारी आती है तो हमारे बच्चों से लोग सवाल नहीं पूछते, सबऑर्डिनेट टीचर। तीसरा, हॉस्टल जब अलॉटमेंट होता है तब भी जाति को आधार बनाकर अलॉटमेंट किया जाए, ये इसके थोड़ा कमेटी कहती है। एक और कमेटी का रिकमेंडेशन करूँगा कि बालचंद्र मुंगेकर कमेटी। बालचंद्र मुंगेकर कमेटी ये सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए कमेटी बनी थी। सफदरजंग हॉस्पिटल में क्या हुआ था कि जाति के आधार पर नंबर दिए गए थे, बच्चों ने सुसाइड कर लिया था। तो उस कमेटी ने पाया कि अपर कास्ट के टीचर जो है जाति के आधार पर नंबर देते हैं, तो इस वजह से बच्चों ने सुसाइड किया था। इसका अगला उदाहरण देखिए, पायल तड़वी का एग्जाम्पल है। मुंबई के वो पायल तड़वी मुस्लिम थी, ये मुसलमानों को भी नहीं पता, वो आदिवासी मुस्लिम थी, लेकिन मुसलमानों को भी नहीं पता कि वो मुस्लिम थे। इसका विरोध दलित समाज के लोगों ने नहीं किया था जी। लेकिन वो मुस्लिम थी और वो दलित मुस्लिम थी, इसलिए पायल तड़वी का आदिवासी मुस्लिम थी, इसलिए उसके साथ भेदभाव हुआ, उसको फांसी लगानी पड़ी। रोहित बिमला का एग्जाम्पल है, उसके साथ भी कंट्राडिक्शन है कि कोई कहता OBC है, कोई कहता दलित है, चाहे जो कुछ हो, लेकिन उसने बाबा साहब को अपनाया तो उसको ये मान लिया गया कोई दलित है। कमाल की बात है कि बाबा साहब को अपनाने वाले को लोग दलित के रूप में ट्रीट करते हैं। ये कितना बड़ा माने कंट्राडिक्शन है, कितना बड़ा धोखेबाजी है हमारे। भाई बाबा साहब तो सबके लिए काम किए। एनीवे जो भी हो, तो रोहित बिमला ने फांसी लगा लिया और साफ साफ कह रहा है कि मेरा जीवन एक अभिशाप। तो यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के बाहर दलित का जीवन एक अभिशाप का जीवन है। अब उसमें हमारे जैसे लोग, जिसको आप बेहया कह सकते हैं, जिसको आप लथेर कह सकते हैं, जिसको कह सकते हैं कि पागल हैं, जो भी शब्द आपको लगते आप कह सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे, हमसे जो दूसरे प्रोफेसर हैं वो डरे हुए लोग हैं, वो डरते हैं। उनको लगता है कि मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। मेरा प्रमोशन रुका, मेरे साथ STF ने छापा मारा, तमाम तरह की घटनाएं, हमेशा पुलिस की वैन चली जाती है, हमेशा फ़ोन आ जाता है लोकल इंटेलिजेंस का। तो इतना किसके पास साहस है कि आप रोज़ पुलिस का फेस करो, अपना परिवार तोड़ दो, घर तोड़ दो। तो जो यूनिवर्सिटी के दलित प्रोफेसर वो डरे हुए हैं, वो डरते हैं। उनको लगता है कि हम अगर सरकार के साथ में नहीं है तो नौकरी चली जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, परिवार है, कैसे जाएगा। तो जो हमारे लोग हैं वो डरे हुए हैं और उस डर की वजह से वो कोई एक्शन नहीं लेते। आश्चर्य की बात है कि जब उनके निजी ऊपर हमला होता है तब वो समाज में आते हैं कि ओहो देखो मैं दलित हूँ, मेरे साथ गड़बड़ हो गया, ये हो गया। मैं कमीशन गया, SC कमीशन गया दिल्ली, तो वहाँ पे एक बड़ा नाम है, नाम लेना ठीक नहीं है जी, वो BJP के चेयरमैन थे। तो BJP SC कमीशन में BJP के लोग आए, तो उन्होंने हमसे कहा कि बेटा तुम मेरे बेटे के समान हो और तुम इलाहाबाद से यहाँ पे आए हो, तुम जो समस्या लेकर, यही समस्या थे, जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं। तो जब इस समस्या को लेकर मैं गया तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम पूरे भारत की समस्या को लेकर आए हो, तो तुमको सवर्ण क्यों नहीं मारेंगे। मैं BJP में हूँ और मुझे भी अपर कास्ट के लोग डोमिनेट करते हैं। यह चेयरमैन का शब्द है, SC कमीशन दिल्ली की चेयरमैन की मैं बात बता रहा हूँ। हाँ, शेड्यूल कास्ट कमीशन दिल्ली की मैं बात बता रहा हूँ, इधर उधर की बात नहीं बता रहा हूँ। नेशनल कमीशन, हाँ, और नेशनल। और वो व्यक्ति 2 बार 3 बार सांसद रह चुका है, वो कैबिनेट मंत्री भी था। मैं उसका स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि बेटा मैं तुमसे कह रहा हूँ कि
तुम जो समस्या लेकर आए हो वो पूरे भारत की समस्या है और ये तुम्हारी अपनी समस्या नहीं है। तो बताओ तुमको अपर कास्ट के लोग क्यों नहीं मारेंगे जब मुझे यहाँ पे टॉर्चर करते हैं। ये उसका कथन था। तो जो वो उनका कहना था कि सब लोग अपनी व्यक्तिगत समस्या लेकर आते हैं कि किसी की सैलरी रुक गई, किसी का प्रमोशन रुक गया। तुम तो अपनी बातें लेकर नहीं आ रहे हो, तो तुमको मारेंगे, तुम्हारे लाइफ पे खतरा। उन्होंने हमसे कहा था कि तुम्हें मैं गनर दिलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास गनर था। सरकार ने मुझे लगभग 1 साल 6-7 महीना मेरे पास गनर थे। चर्चर 2 रात में रहते थे इसी कमरे में जहाँ पर बैठे हैं, 2 रात में 2 दिन में, और एक कार्बाइन लेकर गनर हमारे साथ चलता था। लगभग 6-7 महीना था। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे जान को खतरा है, हम गनर दिलाने की सिफारिश करेंगे। उन्होंने लेटर भी लिखा था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कमीशन को, लेकिन बात नहीं। यहाँ तक यूनिवर्सिटी ने भी लिखा है कि विक्रम को ऐसा लगता है कि जान का खतरा है तो इनको गनर मिलना चाहिए। तो गनर हमको मिला था। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं रोज़ खतरों से खेलता हूँ, और जो फिल्मों में दिखाते हैं ना खतरों के खिलाड़ी, वो तो रील हैं। मैं तो सचमुच में खतरों का खिलाड़ी हूँ कि रोज़ क्या नाम अपनी ज़िंदगी में लेके चलता हूँ। तो लब्बो लुबा मसला ये है कि जाति ये व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता, और वो मरने के बाद भी कई बार देखा गया है कि भाई मरने के बाद में शमशान में ले जाने को लेकर के भाई नहीं जला सकते हो, ये फला जाति का शमशान है, और जाति के आधार पर सब कॉलोनियाँ तो हैं ही, लेकिन शमशान भी जाति के आधार पर बटे हुए सब कुछ। तो ये तो सच्चाई है कि जाति है कि जाति नहीं। और जाति एक जो जातिवाद है एक ऐसा अवसाफ है इस भारत के अंदर जिसने भारत को हजारों साल गुलाम रखा। और इसी जातीय व्यवस्था के चलते जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जो धर्म के आधार पर हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट जो है जाति का, अगर ये जाति कॉन्सेप्ट ना होता, आप सोचिएगा कि इस कॉन्सेप्ट ने देश की 90% आबादी को देश की रक्षा के लिए हथियार उठाने से वंचित रखा। बिल्कुल। देश के उत्थान में योगदान के लिए देश के इस 90% आबादी को रोजगार करने से वंचित रखा। इस 90% आबादी को एजुकेशन से वंचित रखा। और यही एक कारण रहा कि जो विदेशी आक्रांता रहे या मुगल रहे या हमलावर जो भी रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था कि उन्हें पता था कि हमें लड़ना किससे है, कुछ मुट्ठीभर लोगों से। अगर हम 2 आदमी को मार देंगे तो 2 लाख भारतीय हमारे गुलाम हो जाएंगे। तो वो 2 लाख से नहीं लड़ने आते थे, सिर्फ 2 आदमी को मारते थे, क्योंकि जो 2 लाख बाकी के होते थे वो केवल होते थे तमाशा देखने वाले कि अगर ये 2 हमारे जीतेंगे तो हम आज़ाद हैं, और अगर ये 2 हार गए, मारे गए, तो हमें गुलामी स्वीकार कर लेनी, हमें लड़ना नहीं है। वो तो गुलाम थे ही, वो गुलाम थे ही, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो गुलाम ही थे, क्योंकि उनको वंचित रखा गया था। तो ये पूरा जो दोष है भारत की गुलामी की अगर बात कहें तो मैं ये मानता हूँ कि भारत कभी गुलाम नहीं हुआ। कुछ जातियाँ और इस जाति व्यवस्था को बनाने वाले लोग गुलाम हुए हैं। देश की जो 90% आबादी जिसको कभी अधिकार ही नहीं था हस्तक्षेप करने का, तो उसको गुलाम कैसे कहते हैं? नहीं, उसके पास तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, उससे ना कोई युद्ध करने आया, ना उसका कोई राजपाट छीनने आया, राजपाट था ही नहीं। राजपाट कहाँ पर छीन? तो कुछ लोग जो इस व्यवस्था के सुप्रीमो थे, वो लोग गुलाम हुए, और जो उन लोगों ने 90% लोगों को जो मानसिक गुलाम बना रखा था, तो वो पहले से ही गुलाम थे। गुलाम को बार बार गुलाम नहीं बनाया जा सकता है, और वो आज भी गुलाम है। आज भी गुलाम है। तो अगर हमें इस पूरी व्यवस्था ढक देना बदलना है, जो कास्टिज्म की व्यवस्था है, सुप्रीमेसी है कुछ लोगों की, इसको अगर बदलना है तो हमें किस तरीके के प्रतिकार, किस तरीके के आंदोलन या रणनीति की जरूरत है? ये एक जो मेरे समझ में था, वो क्रांति करनी पड़ेगी। किस तरह की क्रांति? देखिए, पूरी दुनिया में समस्याएं रही हैं। कहीं पे दास प्रथा रहा है, कहीं पे कॉलोनियलिज्म रहा है, उपनिवेशवाद रहा है, कहीं पे साम्राज्यवाद रहा है। तो दुनिया ने क्रांति की, अमेरिका ने भी क्रांति की, अमेरिका ने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो हमारे पास कई रास्ते हैं। पहला रास्ता खूनी क्रांति का है। इसके लिए आप हमारे पास चीन का एग्जाम्पल है, इसके बाद फ्रांस का एग्जाम्पल है कि कैसे फ्रांस के लोगों ने अपने ही देश के खिलाफ एक खूनी क्रांति करके
ये सामंतवाद से मुक्ति दिलाई थी। आज जो फ्रांस दिख रहा है वो तीन क्रांतियाँ वहाँ पे हुई, 1789 में, 1830 में और 1848 में, 40 में मेरे ख्याल से। तो 3 क्रांतियाँ हुई। तो भारत में इस तरह की क्रांति नहीं हुई। उसके बाद इंग्लैंड में ये खूनी क्रांति का एग्जाम्पल है, रूस का भी एग्जाम्पल खूनी क्रांति का। ज़्यादातर खूनी क्रांतियों से ही बदलाव आया है। लेकिन एक बिना खूनी क्रांति का भी है, रक्तहीन क्रांति जिसको कहते हैं, वो उसका एग्जाम्पल इंग्लैंड का है। इंग्लैंड में क्या हुआ कि वहाँ पे जनता ने या उनके इंटेलेक्चुअल्स ने इतनी चेतना बढ़ाई कि राजा को वहाँ की जनता ने फांसी पर चढ़ा दिया। तो जो फांसी पे चढ़ाया गया वो जनता के मत से चढ़ाया गया। तो कहते हैं इतिहास में बिना खून गिराए ही क्रांति हो गई। तो ये रास्ता एक इंग्लैंड का रास्ता है। अच्छा, जैसे कि मान लो कि अमेरिका में हाँ सोवियतों ने ब्लैकों के साथ लंबे समय तक अन्याय किया। हाँ। लेकिन उसके बाद एक संघर्ष हुआ और आज जो है ब्लैक्स को पूरे राइट्स वहाँ पर हैं, वो वहाँ प्रेसिडेंट भी बनते हैं और वो सारी चीज़ें भी नहीं हैं। और इसको लेकर के सोवियतों ने माफ़ी भी घुटनों के बल बैठ के मांगी कि हमारे जो पुरखों से, पूर्वजों से जो गलतियाँ हुई या उन्होंने की, उसके लिए आज हम क्षमा मांगते हैं। तो अगर हम इस प्रकार देखें कि आज वही परिस्थिति अगर हमारे सामने आए कि वो लोग जिन्होंने सदियों से हमारे ऊपर अत्याचार किया है, जिनके पुरखों ने, अगर उनकी संतानें आज घुटनों के बल बैठ करके हमसे माफ़ी मांगें, यानी कि 90% की जो हमारी कम्युनिटीज़ है, इसके सामने अगर माफ़ी मांगें कि हमारे पुरखों ने जो किया वो गलत था, अत्याचार था, और हम इस बात को स्वीकार करते हुए हम पूरे कमेरा समाज से, अर्जक समाज से, जो सृजन करता है इस देश का, जो वास्तविक मालिक है, मालिक तो वही होता है जो बनाता है, सृजन करता है, अर्जित करता है, जन्म देता है किसी भी चीज़ को, और पूरे राष्ट्र का निर्माण तो इन्हीं 90% में आने वाले लोगों ने किया है। बाकी लोगों का तो केवल सुख भोगना रहा है दूसरे की मेहनत पे। तो हम जो है उस गलती को स्वीकार करते हुए सभी से माफ़ी मांगते हैं। तो इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, आप अमेरिका का एग्जाम्पल आपने दिया, वहाँ अगर माफ़ी मांगी गई तो इसका मतलब था कि अमेरिका के लोगों ने खुलकर कहा कि ब्लैक्स को हम सब जगह पे बराबरी का अधिकार देंगे, और उन्होंने दिया भी। डाइवर्सिटी प्रिंसिपल के माध्यम से ब्लैक्स को ज़मीन में हिस्सा दिया, अपने स्पेस में हिस्सा दिया, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हिस्सा दिया, साइंस में हिस्सा दिया। लेकिन क्या भारत में अगर माफ़ी मांगी जाती है तो क्या भारत के जो अपर कास्ट के लोग हैं ये सभी का बंटवारा करने के लिए राजी हैं? क्या ज़मीन का बंटवारा हो सकता है? क्या एजुकेशन का बंटवारा हो सकता है? क्या जुडिशरी में बंटवारा हो सकता है? क्या सभी जगहों पे बराबरी का अधिकार देने को ये तैयार हैं? तो उसका आंसर आएगा नो, ये कभी भी तैयार नहीं। तो निर्णय लिया जा सकता है। तो ये कभी ये देंगे नहीं। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या इनको आसानी से दिया गया? बाबा साहब पढ़ कर ना आए होते, इंग्लिश न जानते तो संविधान सभा में जाते नहीं, और जाते नहीं तो ये संविधान बनता नहीं। और ये संविधान बना क्यों? क्योंकि संविधान जब बाबा साहब ने बनाया तो पूरी दुनिया के संविधान का अध्ययन किया और देखा कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी कैसे फ्रांस में, कैसे सब जगह पे था, तब उन्होंने इसको ग्रहण किया। यहाँ तक कि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की, जो कि ग्रीक से आया हुआ था। तो मैं कह रहा हूँ कि सवर्ण तो कभी माफ़ी मांगेंगे नहीं। और चूँकि ये ब्राह्मण बहुत चालाक होते हैं, कुछ देर के लिए मांग ही लिया कि हाँ हमसे गलती हो गई, तो पर क्या वो फिर रोटी बेटी का रिश्ता स्थापित करने के लिए आसानी से मान जाएंगे? क्या वो ब्राह्मण कहेगा ठीक है हमारे पास 100 बीघा ज़मीन है तो 5-10 बीघा हम अपने गरीब भाइयों को बांट दें? क्या ऐसा समाजवाद कभी धरती पे आएगा कि पूरा ज़मीन जो कि सरकारीकरण हो जाएगी, राष्ट्रीयकरण हो जाएगा? इस तरह के सोसाइटी को ब्राह्मणवादी व्यवस्था चलने नहीं देंगे। कुल मिलाकर के मसला यहाँ माफ़ी का नहीं है, और हमें किसी से माफ़ी का शौक़ भी नहीं है। हाँ। हमारी जो पूरी लड़ाई है वो सिर्फ ये है कि जो हमारा हिस्सा है, जो हमारा हक है, जहाँ जहाँ बनता है, ज़मीनों से लेकर के सारी सिस्टम के अंदर, संसाधनों में, नौकरियों में, सारी जगहों पर वो हमें मिलना चाहिए। और आपका जो है वो आप रखें। एक और बात, हमारी पूरी लड़ाई केवल मटेरियलिस्टिक लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई डिग्निटी की लड़ाई है जी, सम्मान की लड़ाई, सम्मान, स्वाभिमान। हाँ जी, कि भाई हमारी महिलाओं
का वो स्वाभिमान, वो सम्मान मिलना चाहिए जो तुम्हारी महिलाओं का मिलता है। समाज में है।